दोस्तों, स्कूलों में जैसे हर एक क्लास का एक मॉनिटर होता है जो पूरी क्लास का ध्यान रखता है, वैसे ही इस दुनिया को चलाने के लिए कुछ अमीर और विकसित देश मॉनिटर बन गए हैं। लेकिन ये अमीर देश एक गुड मॉनिटर की तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं, बल्कि केवल और केवल अपना फायदा देखते हैं। कौन सा देश किस करेंसी को यूज करेगा, कौन कहां पर ट्रेड करेगा, कहां पर डेमोक्रेसी बैठानी है, कहां पर मानवाधिकारों पर भाषण झाड़ना है, इन सब की जिम्मेदारी इन देशों ने जबरदस्ती अपने ऊपर ले रखी है। अब ये तो आप देख ही रहे हैं कि पहले कोविड-19 और फिर यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है। ग्लोबल कम्युनिटी में कई नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। फूड का क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, फर्टिलाइजर क्राइसिस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्लाइमेट चेंज, ये सभी मुद्दे आज पूरी ग्लोबल कम्युनिटी पर प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी प्रॉब्लम्स का सबसे ज्यादा खामियाजा कौन भुगत रहा है? तो वो है ग्लोबल साउथ के देश। गरीबी, भुखमरी और कमजोर अर्थव्यवस्था से जूझते इन देशों की आवाज को ना तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सुना जाता है और ना ही ये विकसित और अमीर देश इनको कोई खास तवज्जो देते हैं। लेकिन अब ये नहीं चलने वाला है। भारत इन गरीबी से जूझते देशों के लिए एक आवाज बन रहा है, इनका लीडर बनकर इनकी प्रॉब्लम्स को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जा रहा है। भारत का साफ कहना है कि अमीर देशों की गलतियों का खामियाजा अब ये विकासशील देश नहीं भुगतेंगे। लेकिन ये अमीर देश कौन सी गलतियां करते हैं कि जिसका खामियाजा इन गरीब देशों को भुगतना पड़ रहा है? साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इन देशों की आवाज क्यों नहीं सुनी जाती है, भारत कैसे इन गरीब देशों की आवाज बन रहा है और क्या इन देशों की आवाज बनने से भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बन पाएगा? चलिए जानते हैं। चैप्टर 1, ग्लोबल साउथ क्या है? तो देखो, जियोग्राफिक रूप से ऐसी कोई लाइन नहीं है जो इन देशों को अलग थलग बांटती हो। दरअसल ये एक टर्म है जिसमें दुनिया को अमीरी और गरीबी के आधार पर दो हिस्सों में बांटा गया है, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ। ये जो रेड कलर का पार्ट है, चूंकि ये ग्लोब के साउथ में आता है तो इसे ग्लोबल साउथ कहा जाता है, और ये जो ब्लू पार्ट है जो ग्लोब के नॉर्थ में है तो इस साइड को ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है। ग्लोबल नॉर्थ में विकसित, अमीर और सुख संपन्न देशों को माना जाता है, जैसे कि अमेरिका, जापान, रूस, कोरिया और यूरोपीय कंट्रीज। वहीं ग्लोबल साउथ में वो देश हैं जो कम विकसित, विकासशील या गरीबी से जूझ रहे हैं। इसमें लगभग 100 देश शामिल हैं। इनमें ज्यादा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज शामिल हैं। वहीं साउथ ईस्ट एशिया भी इसी में आता है, जिसमें इंडिया, चीन और एशियन कंट्रीज भी शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि रिच कंट्रीज की तुलना में इन देशों में ज्यादा गरीबी, आय में असमानता और राजनीतिक तौर पर भी ये पिछड़े हुए रहते हैं। इतिहास में पहली बार इस शब्द को 1969 में इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले इन देशों को थर्ड वर्ल्ड यानी कि तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता था। अब आप कहेंगे कि चाइना तो बहुत विकसित हो चुका है और किसी भी एंगल से ये गरीब भी नहीं लगता, तो फिर उसे क्यों ग्लोबल साउथ में शामिल किया जाता है? और रसिया जो इतना अमीर भी नहीं है और वहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी चल रही है, तो उसे अमीर और संपन्न देशों की कैटेगरी में क्यों रखा गया है? तो देखो, इसका जवाब है कि ये जो ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट है ना, ये 40 से 50 साल पहले आया था। तो उस समय की परिस्थितियां अलग थी और आज की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उस समय रूस सोवियत यूनियन हुआ करता था और चाइना गरीब। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि अब इसको बदला जाए। चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि ये ग्लोबल साउथ के देश गरीबी से क्यों जूझ रहे हैं और इसके लिए ग्लोबल नॉर्थ के देश क्यों जिम्मेदार हैं। चैप्टर 2, ग्लोबल नॉर्थ की दादागिरी। दोस्तों, अफ्रीका और एशिया में भारत समेत कई देश कई सालों तक इन यूरोपियन कंट्रीज के गुलाम रहे हैं। ये ग्लोबल नॉर्थ के देश जो आज अमीर बनकर बैठे हैं, इन्होंने ग्लोबल साउथ के देशों खासकर अफ्रीका और इंडिया का दबा करके शोषण किया है। अगर आप आज के समय में देखें तो ये जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल हो, IMF हो, WHO हो, इन सभी के फैसलों पर अमेरिका और यूरोपियन देशों का ही प्रभाव होता है। कहने को तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, लेकिन इनके द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं वो अमीर और विकसित देशों को ही ज्यादा फायदा पहुंचाती है। इससे ग्लोबल साउथ के देशों की ग्रोथ कम रहती है। अब G20 को देख लीजिए, इसमें ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ दोनों तरफ के देश शामिल हैं, लेकिन ज्यादा संख्या ग्लोबल नॉर्थ की होने की वजह से ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम्स सुनी ही नहीं जाती हैं। अब UNSC में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें ग्लोबल साउथ से केवल एक चीन है जो अपनी मनमर्जी चलाता है, लेकिन लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और आसियान कंट्रीज से कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं है। IMF और वर्ल्ड बैंक को ही देख लो, दुनिया भर में जितना भी ट्रेड होता है उस पर ये रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। जब चाहे किसी भी देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी तक को हिला सकते हैं। इनके कुछ खिलाफ बोल दो तो ये प्रतिबंध लगाने की धमकी देते हैं। अब देखो, WTO को इसलिए बनाया गया था ताकि दुनिया भर में फ्री ट्रेड हो सके, ग्लोबलाइजेशन हो, ताकि हर देश ग्रोथ कर सके। लेकिन इसने
क्या किया, जो भी देश इससे कनेक्ट हुए उन देशों की कोई ग्रोथ नहीं हुई, बल्कि जो अमीर थे वो और ज्यादा अमीर हो गए, बाकी के जैसे थे वैसे ही रह गए। आज दुनिया की टॉप 10 कंपनीज को उठाकर देखिए, 8 से 9 कंपनी केवल आपको अमेरिका और यूरोप की ही मिलेगी। मतलब ग्लोबलाइजेशन का ज्यादा फायदा इनको हुआ। अमेरिका ने दुनिया भर में ठेका ले रखा है कि डेमोक्रेसी को स्थापित करना हमारा काम है, लेकिन ये करते कैसे हैं? हथियारों के दम पर। चाहे तेल की लड़ाई हो, कहीं पर सरहदों की जंग हो, ट्रेड वॉर हो, हथियारों की होड़ हो, या फिर किसी देश का कोई अंदरूनी मामला हो, अमेरिका हर जगह दखल देता हुआ दिख जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं बोलिविया, अफगानिस्तान, चिली, अर्जेंटीना, ईरान, कांगो, ब्राजील। इराक पर तो उसने एक झूठी रिपोर्ट बना करके हमला कर दिया था। एक तरफ जहां वो मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी के नाम पर अपने युद्ध को जस्टिफाई करता है, तो दूसरी ओर लैटिन अमेरिका में तानाशाहों की मदद से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को उखाड़ फेंकता रहता है। लेकिन ये वहीं पर ही जाता है जहां पर उसे रिसोर्सेज मिले, कोई तेल के भंडार मिले, कोई नेचुरल रिसोर्सेज मिले, या जो देश इनको कम्पीट कर रहा हो। दोस्तों, इसके अलावा अगर किसी भी देश में कुछ गड़बड़ी करनी हो तो यह देश कुछ एनजीओज को फंडिंग करते हैं। ये एनजीओज कई ग्लोबल साउथ कंट्रीज में विद्रोही ग्रुप्स को पैसे और हथियार प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि उस देश में अनस्टेबिलिटी हो जाए और पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा हो जाए। अब इसका ताजा मामला यूक्रेन वॉर को ही देख लीजिए। 2014 में उसने यूक्रेन में ऐसी सरकार बनाई जो इसके इशारों पर चले, और तब से ही रशिया के साथ यूक्रेन के रिलेशन खराब होने लगे। आज उसका नतीजा आपके सामने है। यूक्रेन को भर भर के हथियार दिए जा रहे हैं, रूस पर भर भर के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन प्रतिबंधों का नुकसान किसको हुआ? क्या उनको खुद को हुआ? नहीं, इसका नुकसान हुआ ग्लोबल साउथ के इन गरीब देशों को। अब जैसे यूरोपीय देशों ने रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो वो तेल खरीदने के लिए दूसरे मार्केट में आ गए। इसकी वजह से तेल के भाव बहुत ज्यादा हो गए। अब देखो, वो तो अमीर देश है ना, तो महंगे दामों पर भी तेल खरीद लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो गरीब और विकासशील देश हैं, उनको बिना किसी गलती के ही महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ रहा है। मतलब तेल के दाम तो तुम्हारी वजह से बढ़े, लेकिन इसका खामियाजा इन गरीब देशों को भुगतना पड़ रहा है। तेल ही क्यों, बल्कि फूड, एनर्जी, फर्टिलाइजर्स, इन सभी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, रशिया पर सैंक्शन तो वो लगाए, लेकिन तेल खरीदना भारत बंद कर दे। क्यों बंद कर दे भाई? ये लड़ाई तो तुम्हारी है ना, तो फिर हमें क्यों घसीट रहे हो? ऐसे ही क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े जिम्मेदार ग्लोबल नॉर्थ के देश रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन उन देशों ने किया है, पोल्यूशन उन्होंने क्रिएट किया है, लेकिन इसका खामियाजा ग्लोबल साउथ के देश भुगत रहे हैं। अब जब ये देश एनर्जी ट्रांसमिशन करना चाहते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं, तो इन देशों की जिम्मेदारी बनती है कि ये इन गरीब देशों में इन्वेस्टमेंट करें, इनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि इन्हीं देशों के रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो आप कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के मार्केट में अमेरिका और यूरोपियन देश खूब तरक्की कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक तस्वीर है कि कैसे अफ्रीका में चाइल्ड्स को गुलामों की तरह कोबाल्ट की खदानों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ताकि ये देश इलेक्ट्रिक मार्केट में तरक्की कर सके। लेकिन ये तस्वीर दुनिया को कभी नहीं दिखाई जाती, और ना ही यूनाइटेड नेशंस की कोई संस्था यहाँ पर ये देखने आने वाली है कि कैसे इन गुलामों से काम करवाया जा रहा है, कैसे बच्चों को इसमें शामिल किया जा रहा है। ऐसे ही अगर इनको अपने इलेक्ट्रिक कचरे को ठिकाने लगाना हो तो इन्हीं गरीब ग्लोबल साउथ के देशों में फेंक जाते हैं। अफ्रीका को तो तुमने इलेक्ट्रिक कचरे का पूरा कबाड़ बना दिया है। कई सालों से ये ग्लोबल नॉर्थ के देश बाकी दुनिया पर अपने फैसले थोपते जा रहे हैं, लेकिन अब इंडिया ने ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई है। इंडिया का साफ कहना है कि विकसित देशों को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर रायता आप फैला रहे हैं तो समेटो भी आप ही। चैप्टर 3। अब भारत क्या कर रहा है? आपको पता हो तो कुछ समय पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी पापुआ न्यू गिनी गए थे। इस तस्वीर को याद कीजिए। तो यहाँ पर भारत ने पैसिफिक आइलैंड के 14 नेताओं के साथ मीटिंग की थी, जिसमें भारत ने कहा कि ग्लोबल साउथ की आवाज अब हम बनेंगे। इसी दौरान पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ग्लोबल पावर प्ले से परेशान हैं, लेकिन अब भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है। अब आपको पता है उन्होंने भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर क्यों बताया? चलिए बताता हूँ। जब कोरोना महामारी आई थी तो आपको याद होगा कि सबसे पहले अमेरिका ने वैक्सीन बना ली थी। तब भारत ने कहा कि इस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को खत्म करो, यानी कि अपना कॉपीराइट या ट्रेडमार्क मत लगाओ, ताकि हर देश को वैक्सीन मिल सके। लेकिन इन ग्लोबल नॉर्थ के देशों ने वैक्सीन का सिक्योरिटाइजेशन कर दिया, अपने लिए भर भर कर वैक्सीन खरीद ली। दुनिया मरे तो मरे। ग्लोबल साउथ के देश मुंह ताकते रह गए कि भाई हमें कौन देगा, न हमारे पास पैसा है न टेक्नोलॉजी है, तो क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे? और WHO जिसकी पूरी जिम्मेदारी है ना कि दुनिया में गरीब और वंचित लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना, लेकिन उस समय इन देशों के साथ कोई भी खड़ा नहीं था।
तब वो भारत ही था जिसने इन देशों को वैक्सीन और मेडिकल सप्लाई भेजी थी। और अगर भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है तो ये जरूरी भी था कि हम मुश्किल समय में उनका साथ दें। अब इस साल की G20 की अध्यक्षता भारत के पास है और भारत ने ये पूरा जिम्मा लिया है कि हम ग्लोबल साउथ के मुद्दों को उठाएंगे। ये केवल एक मीटिंग नहीं रहने वाली, बल्कि इसमें नए नैरेटिव और नए तरीकों पर बात होगी। अब इसी साल की बात करें तो जनवरी में भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया था। उसमें उन तमाम इश्यूज पर चर्चा हुई थी जो ग्लोबल साउथ के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें लगभग 120 से अधिक विकासशील देशों ने पार्टिसिपेट किया था। अब देखो, ग्लोबल साउथ के लिए यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये भी है कि 3-4 सालों तक G20 समिट इन्हीं के पास रहने वाला है। 2023 में इंडिया के पास है, पिछले साल ये अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी, 2024 में ये ब्राजील के पास होगी और 2025 में साउथ अफ्रीका के पास होगी। और ये सभी देश ग्लोबल साउथ के ही हैं, तो इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि ये नए नैरेटिव सेट कर सके, अपने मुद्दों पर डिस्कस कर सके और जियोपॉलिटिक्स में नए रास्ते खुल सके। लेकिन ग्लोबल साउथ में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम और खड़ी हो रही है और वो प्रॉब्लम है चाइना, जिससे हर देश परेशान हो चुका है। ग्लोबल साउथ के लीडर बनने में भारत की लड़ाई चाइना से है। चैप्टर 4, कौन होगा ग्लोबल साउथ का लीडर? भारत और चीन दोनों ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई को जीतेगा कौन? तो देखो, इकोनॉमी और पैसों के हिसाब से देखें तो चीन का पलड़ा भारी है। हमारी जीडीपी जहां $3.5 ट्रिलियन पर है, तो उसके लगभग 17 से 18 ट्रिलियन पर है। और ये बात भी देखो माननी पड़ेगी कि ग्लोबल साउथ के देशों में चीन का ज्यादा प्रभाव है। अब कुछ समय पहले की बात है, चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच राजीनामा करवाया था। ये दोनों देश एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन चीन ने दोनों के बीच दोस्ती करवा दी। अब ये अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में उसकी पावर कम हो रही है और दुनिया में एक नया मॉनिटर खड़ा हो रहा है। इसके अलावा चीन ने 2013 में ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम में चीन ने इन छोटे छोटे गरीब देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया, डेवलपमेंट के नाम पर कड़ी शर्तों पर लोन दे दिया, और जब वो देश लोन नहीं चुका पाए तो किसी का बंदरगाह गिरवी रख लिया, किसी का एयरपोर्ट जब्त कर लिया, किसी की कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया। कुल मिलाकर एशिया और अफ्रीका के काफी सारे देश इसके जाल की नीतियों में फंसकर बर्बाद हो चुके हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, और लेटेस्ट एग्जाम्पल तो पाकिस्तान को ही देख लीजिए। लेकिन अब ये चीन का दाम उल्टा पड़ रहा है। दरअसल कई देश उसका कर्ज वापस नहीं लौटा पाए, तो चीन की खुद की हालत खराब हो गई। और दूसरी बात कि कोरोना महामारी के बाद ये BRI प्रोजेक्ट धीरे धीरे पूरी तरीके से फेल हो रहा है। कई डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस अब इस बात को समझ चुके हैं कि चाइना की नीतियां कितनी खतरनाक हैं। अब जिन देशों को चीन से खतरा महसूस होता है वो अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, दूसरे देशों के साथ जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, नए संगठन बना रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो चीन के रिश्ते इस समय न तो अमेरिका के साथ बढ़िया है, न ग्लोबल साउथ के देशों के साथ, और यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोपीय कंट्रीज के साथ भी उसके रिश्ते खराब हो चुके हैं। इन सभी कारणों की वजह से BRI प्रोजेक्ट की स्पीड भी कम हो गई है और अब भारत ने भी इसी समय डिप्लोमेटिक तरीके से चीन को जवाब देने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। अब देखो, ये डेवलपिंग कंट्रीज तो चीन के चक्कर में बर्बाद पड़े हैं, दूसरी ओर जो ग्लोबल नॉर्थ के कंट्रीज हैं वो युद्ध में फंसे पड़े हैं। तो अब यही एक सही समय है कि जब भारत ग्लोबल चैलेंजेस को लीड करने में सबसे आगे आए। अब 2 कारणों की वजह से हम भारत का पलड़ा भारी कह सकते हैं। पहली बात तो यह कि भारत के रिश्ते ग्लोबल साउथ के हर देश के साथ एकदम बढ़िया है। वो इसलिए क्योंकि कोरोना के समय हमने उनको मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई की है और अब इंटरनेशनल स्तर पर उनकी आवाज उठा रहे हैं, तो वो देश भारत पर विश्वास जता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड जैसे ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यूरोप के देशों के साथ भी हमारे एकदम बढ़िया रिलेशन है। वहीं अमेरिका भी भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। हाल ही में आपने देखा होगा कि जब भारत ने अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया और रूस के साथ हमने तेल खरीदा, इसके बावजूद भी अमेरिका ने भारत पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि चीन की तुलना में भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो चीन के बजाय भारत का ही प्रभाव पड़े तो ज्यादा बढ़िया है। और ये ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच एक मीडिएटर की भूमिका भी बढ़िया से निभा सकता है। दोस्तों, ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अब तक जो गलत हो रहा था, बस उस गलत को कोई गलत कहने वाला नहीं था, लेकिन अब भारत ऐसा नहीं चलने देगा। अगर ग्लोबल नॉर्थ की वजह से कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी और सॉल्यूशंस भी उन्हीं को देने पड़ेंगे। अगर वॉर की वजह से दुनिया भर में फर्टिलाइजर्स, फूड और एनर्जी की किल्लत हो रही है तो उसकी गारंटी उन्हें करनी होगी, ताकि ग्लोबल साउथ के देशों पर इसका बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़े। दोस्तों, क्या भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बन पाएगा? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? ये विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। वहीं ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।